हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार वर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो हम लोग आज साइंस के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज फिजिक्स में एक ही वीडियो में फिजिक्स के सारे बहुविकल्पी जो आने वाले लायक हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनकी उम्मीद है आने के चांस हैं 100%, 95%, 99%, है ना। तो जिन क्वेश्चनों को हमें लगता है कि ये आ सकता है, अच्छे क्वेश्चन हैं, वो पूरी फिजिक्स के जितने चैप्टर आपकी हैं, बुक तो एक ही साइंस की होती है, लेकिन भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स को हमने सारे बहुविकल्पी एक पास आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है ना। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं शानदार तरीके से। शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। और आप देखना, इस वीडियो को देखिए आप लोग, और इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, तो उसके बाद आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव्स मिला लेना। सारे ऑब्जेक्टिव जो फिजिक्स में आएंगे, इसी में से आपके आएंगे, कहीं भी अलग से नहीं आएगा। आप देखिएगा, पेपर जब होगा तब आप देखना, है ना। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए। हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। हमने मेहनत की है, बनाया है, तो उसका आप लोग फ़ायदा लीजिए, लाभ लीजिए, वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आप लोग मेहनत से हमने की है, तो उसका फ़ायदा लीजिए, और आप लोग देखने में मेहनत करिए, पढ़ाई में मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण जो होता है, उसमें प्रतिबिंब की दूरी और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए जब वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है रखी गई है, तो प्रतिबिंब भी आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? आवर्धन आप जानते हैं, यम बराबर माइनस वी बटे यू होता है ना। चूँकि समतल दर्पण है, इसलिए यू भी माइनस होगा और वी भी माइनस होगा, तो आपका कितना आएगा? 1। कितना आएगा? आपका समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। दर्पण, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है? तो आप जानते हैं कि एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 जो है, ये आपका संबंध होता है फोकस दूरी और त्रिज्या में। यदि इसको हम पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो ये आपका, है ना, क्या आ जाएगा? दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो आप देखेंगे कि ये r बराबर 2f आ जाएगा। लिखा है 2f बराबर r, लिखा है ना। इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, 2 भाग में है तो गुणन में जाएगा, तो 2f बराबर r। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, है ना। तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, फोकस दूरी एफ दिया हुआ है, आर पूछ रहा है। इसी फार्मूले का आप यूज करेंगे, किसका? एफ बराबर r/2। फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है ना। तो देखिए एफ r बराबर 2f, तो 2f का मान 12, तो एफ दो है ना, 12, 12 दूनी 24। कितना हो गया? तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा? r बराबर आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? आपका 24 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है।
ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब इस बार क्या कर रहा है, वक्रता त्रिज्या दी है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो ये बराबर r/2, r का मान है 20, है ना, तो बटे 2 होगा, तो बचेगा 10। कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। तो आपकी 10 जो है देखिएगा कहाँ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी, उसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी माइनस की 10 होगी। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए प्लस का 10 आप नहीं लेंगे, नहीं है ना, माइनस का 10 लेंगे। हाँ तो गाइड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, है ना, वास्तविक और उल्टा, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। कब बनेगा, उत्तल में, अवतल में, समतल में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये गाइड्स आपका होगा, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अवतल दर्पण जब होता है तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर गलत हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 15 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक याद कीजिए। तो आप लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि, है ना, वायु में पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल 15 × 10⁸ है ना। तो पदार्थ का अपवर्तनांक जो निकालेंगे तो 3/10⁸ को 15 × 10⁸ से भाग कर देंगे, तो जो है आपका आंसर नंबर डी आ जाएगा। 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। हेलो, हाँ तो बच्चों देखिए आप लोग कि ये आप प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 है। कितनी है, 1.5 है। तो आप भाग करेंगे, है ना, अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, तो भाग करेंगे 10⁸ हट कट जाएगा, 1.5 दूना 3, तो 2 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा, कौन सा, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को जो है लेंस से एफ तथा 2f के बीच, लेंस से एफ तथा 2f के बीच आपको वस्तु रखनी है। कब, जब आपको वस्तु को का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए बनाना हो तब, है ना। इसके बाद आप देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 मीटर है। ये 2.5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर ये है, कितनी है, 25 सेंटीमीटर ये आपकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अगला देखते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए, किसके लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए क्या होगा, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता कहाँ, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। तो आप जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र है तो उसका दूर बिंदु अनंत पे होगा, तभी आपको सब, है ना, स्वस्थ आपकी आँख होगी, दिखाई आपको पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। जब निकट दृष्टि दोष से एक व्यक्ति पीड़ित है तो उसका दूर बिंदु जो है वो अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। अभी आपने पढ़ा ऊपर, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कहाँ होना चाहिए, अनंत पे होना चाहिए। और यदि वो अनंत से कम दूरी पर हो गया तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला
अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, एक व्यक्ति को यह दोष है ना दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। यदि निकट दृष्टि दोष से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए, किसका करेगा। तो आज जानते हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन अगला, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के जब पीछे बनने लगता है, कहाँ बनने लगता है, रेटिना के पीछे, तो जो है दूरदृष्टि दोष होता है रूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइड देखते हैं बच्चों। आप लोग देखिए भाई, समझते रहिए, चलते रहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻19 कूलाम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस का इलेक्ट्रॉन पे होता है। और आप ये भी सुन लीजिए, यदि वो प्रोटॉन पे पूछता है तो इतना ही आवेश, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा प्लस का। ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछता है तो माइनस का, प्रोटॉन पे आवेश पूछेगा तो प्लस का। ये क्वेश्चन आप प्रोटॉन वाला समझ लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। कौन सा, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। और आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले में दोनों देख लेना इस बात को, है ना, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे पूछेगा तो माइनस, प्रोटॉन पे पूछेगा तो प्लस का। अगला वाला फिर देखते हैं, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश का मात्रक है, किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक आप जानते हैं सभी, क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो है क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, सभी लोग जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। विभवांतर का मात्रक, उसके बाद किसका मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर होता है ना। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक, तो सभी बच्चे जानते हैं प्रतिरोध बहुत फेमस है, प्रतिरोध से क्वेश्चन आता जरूर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बाद अगला देखिए, न्यूमेरिकल बना हुआ है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो आपको धारा निकालनी है। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 3 ओम दिया हुआ है ना, E बराबर 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो धारा आपको I निकालनी है। तो आप जानते हैं, आप क्या, आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है E/R। I बराबर E/R। तो E 1.5 है, उसको R 3 है, भाग कर दीजिए तो क्या होगा, 0.5 एम्पियर। कितना होगा, 1.5 को 3 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध, जब ताप बढ़ाएंगे तो चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कभी बढ़ता कभी घटता है। तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है भैया। अब आगे देखिएगा, निम्न परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये ए है ये बी है, इनके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आप देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस 1 एम्पियर 1 ओम 1 ओम के दो प्रतिरोध यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे 0.5 एम्पियर का प्रतिरोध, ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है ना। तो आप देखिएगा कि हमको इसमें ए व बी के बीच निकालना है। तो आप देखिए, है ना, क्या ये 1 ओम ये 1 ओम दोनों किस श्रेणी में है, ये हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 का फार्मूला लगा लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, है ना। उसके बाद ये वाला इसके संग श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो सब जोड़ेंगे इनको, है ना। तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा भैया। इसको कोई हल करेंगे,
हल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1.0। फिर अगला देखते 22 नंबर। 22 नंबर आपका दिया हुआ है निम्न परिपथ में धारा आई का मान। इसमें भी आप देखेंगे कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है भैया लगे हैं समांतर क्रम में, तो इनका आप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। जब तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा तो उसके बाद आप प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, तो आई बराबर वी बटे आर आप लगाएंगे। तो आई बराबर वी बटे आर लगाने से इसमें आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। हम बताए दे रहे हैं आपको सॉल्व कर लेना भैया। क्या करना है? इन दोनों को समांतर क्रम में लगाना है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। फिर वी बराबर आई आर होता है, आई बराबर वी बटे आर होता है। तो आई बराबर वी आपको मालूम है कितना है, इसमें 2 वोल्ट है ना, बटे आर आप लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है ना। कहते हैं कि आपने लाइट इतने किलोवाट घंटा यूनिट खर्च किए, कितने किलोवाट घंटा, उस पर लिखा होता मीटर में ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है किसके कितने तुल्य है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 10⁻⁻19 जूल के तुल्य है। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, है ना। एक अशुशक्ति बराबर होता है, तो एक अशुशक्ति आप जानते हैं कि 746 वाट के बराबर होता है। एक अशुशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो अब देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र अगला चैप्टर का है, चुंबकीय क्षेत्र वाला। तो इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है। आप सबने पढ़ा होगा पाठ, तो बताइएगा, गेस करिए, अपने आप को साथ में चेक करते रहिए कि आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। तो इसमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये वाला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी है, टेस्ला है, गॉस है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त, वैद्युत धारा किसमें उत्पन्न होता है। तो वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त जो है जनित्र है। क्या है? जनित्र, है ना। बाकी तो ये सब मात्रक हैं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मीटर, ये तो मात्रक है। जनित्र है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चलिए गाइड्स देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो जो है परिवर्तित करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो अगला देखते क्वेश्चन। डायनेमो उत्पन्न करता है, डायनेमो उत्पन्न करता है। तो डायनेमो क्या उत्पन्न करता है बताइएगा। डायनेमो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, डायनेमो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, ये डायनेमो वाले क्वेश्चन है ना। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है। तो डायनेमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम दोनों, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम दोनों। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला है। क्या है? कोयला, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भैया, बहुत जल्दी जल्दी। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन जो है वो आपका जीवाश्मी ईंधन है। कौन सा ईंधन? जीवाश्मी ईंधन। घरों के कचरों में होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, है ना। जी, घरों के कचरों में होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है। निम्न में से कौन सा क्षयशील संसाधन है। क्वेश्चन नंबर अगला, है ना। निम्न में से कौन सा, और घरों का कचरा वाला आप सभी लोग जानते हैं, घरों में कचरा होता है ना। तो इसको आप लोगों ने देखा होगा, है ना, और आप लोग जानते भी होंगे। तो आपके घरों में कचरा जो होता है उसमें क्या होगा, घरों के कचरों में क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है ना, निम्नकरणीय प्रदूषक होता है।
और जो अगला वाला है, निम्न में से कौन सा क्षयशील संसाधन है ना। तो क्षयशील संसाधन जो आपका है वो कोयला है। क्या है? कोयला, जल, सौर ऊर्जा, पादप। तो कोयला है, क्षयशील है, इसका क्षय हो सकता है ना। अब निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है इसमें, बताइएगा। है किसी को पता? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आपको पता हो तो बताइएगा। इसमें जो है आपका जीवाश्मी ईंधन ही सही है। कौन है? जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों, मित्रों, आप लोगों को ये क्वेश्चन थे, हमने कुछ 36-37 क्वेश्चन जो हमने प्रोवाइड कराया आप लोगों को, बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए एक पास। और आप लोग फिजिक्स में इतने ही ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने, या ऑब्जेक्टिव आपको इसी में से मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हम अच्छी वीडियोस, अच्छी चीज़ें हम आपको दे सकें। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।